आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराइयों में उतर रहे हैं जो मतलब रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसी उन्नत सभ्यता जिसके बारे में हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझना बाकी है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया जिसकी अपनी लिखी हुई भाषा तो है, पर उस भाषा को पढ़ने वाला आज कोई नहीं है। और यही पहेली इसे इतना आकर्षक बनाती है। ये आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की कहानी है। एक ऐसा समय जिसके बारे में लिखने के सबूत तो मिलते हैं, पर हम उन्हें कह सकते हैं कि डिकोड नहीं कर पाए हैं। उनकी पूरी कहानी इमारतों, मोहरों और मिट्टी के बर्तनों में छिपी है, जिसे हमें जासूसों की तरह जोड़ना पड़ता है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी, इनके शहर आज के स्मार्ट सिटीज़ को भी कैसे टक्कर देते थे, यहाँ के लोग कैसे जीते थे, और आखिर में ये जीती जागती दुनिया वीरान कैसे हो गई। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत भी कम दिलचस्प नहीं है। सालों तक तो ये खंडर गुमनाम पड़े रहे। फिर 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक कह लीजिए घुमक्कड़ थे। उन्होंने पहली बार इन टीलों पर ध्यान दिया, लेकिन असली काम शुरू हुआ 1904 में, जब लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग बनाया। अच्छा। और उसके डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। उन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई और उन्होंने ही इस गुमनाम सभ्यता को नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए जॉन मार्शल के नक्शे कदम पर चलते हैं और शुरू करते हैं इसके विशाल आकार से। जब हम कहते हैं कि ये सभ्यता बहुत बड़ी थी, तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये त्रिभुज के आकार में फैली थी। उत्तर में आज के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के पास दैमाबाद तक। हाँ, और ये तो बस उत्तर दक्षिण की दूरी है। पश्चिम में ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर दाश्क नदी के किनारे सुत का गेंडोर से लेकर पूर्व में दिल्ली के पास मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर तक फैली थी। ये तो बहुत ही बड़ा इलाका हो गया। बहुत बड़ा, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब आज के पाकिस्तान से भी बड़ा। और सोचने वाली बात यह है कि उस जमाने में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने बड़े इलाके में एक जैसी संस्कृति बनाए रखना, ये अपने आप में एक अजूबा है। और इस अजूबे का सबसे बड़ा सबूत है इनकी शहरी योजना, इनकी टाउन प्लानिंग। कहा जाता है कि ये दुनिया की पहली नियोजित शहरी सभ्यताओं में से एक थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, जिसे हम आज ग्रिड पैटर्न कहते हैं। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी जल निकासी प्रणाली, इनका ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, वो तो सच में अविश्वसनीय है। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी थी और सारी नालियां ढकी हुई थीं। आप सोचिए, 19वीं सदी तक लंदन और पेरिस जैसे शहरों में खुले सीवर आम थे, जिससे हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती थीं। और ये लोग आज से 4500 साल पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ के बारे में इस स्तर पर सोच रहे थे। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये उनकी सामाजिक सोच को भी दिखाता है। बिल्कुल। शहरों की बात चली रही है तो मोहनजोदड़ो का जिक्र तो करना ही होगा। इसका नाम ही कितना रहस्यमयी है, मृतकों का टीला। कहते हैं ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ मिला विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ आज भी एक पहेली है। क्या ये कोई धार्मिक अनुष्ठान की जगह थी या उस समय का पब्लिक स्विमिंग पूल? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और स्नानागार से भी बड़ी इमारत थी वहाँ का विशाल अन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरी। और देखिए, ये सिर्फ अनाज रखने का गोदाम नहीं था। एक इतने बड़े गोदाम का होना ये बताता है कि उनकी खेती बहुत उन्नत थी। वे जरूरत से ज्यादा अनाज उगाते थे और उसे भविष्य के लिए सहेज कर रखते थे। एक संगठित समाज की निशानी। बिल्कुल, और एक दूरदर्शी समाज की। मोहनजोदड़ो के साथ ही हड़प्पा का नाम भी आता है, जिसे जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। यहाँ से कुछ अलग तरह की चीजें मिली हैं, जैसे मजदूरों के रहने के लिए बने घर और एक लकड़ी के ताबूत में रखा हुआ शव। हाँ, और ये छोटी छोटी बातें ही हमें उनके समाज की परतों को समझने में मदद करती हैं। मजदूरों के आवास दिखाते हैं कि समाज में शायद वर्ग व्यवस्था थी, और ताबूत में दफनाना ये दिखाता है कि अंतिम संस्कार की शायद अलग अलग प्रथाएं थीं। अच्छा। यहीं पर RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान भी मिला है, जो उनकी रीति रिवाजों पर और रोशनी डालता है। लेकिन एक शहर था लोथल, गुजरात में। उसके बारे में कहते हैं कि वो उस दौर का दुबई या सिंगापुर जैसा था, एक बड़ा ट्रेड हब। वहां मिले डॉकयार्ड को इसका सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। लेकिन एक मिनट,
समुद्र के किनारे बसे शहर में बंदरगाह होना तो स्वाभाविक है, इसमें इतना अनोखा क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, अनोखी बात बंदरगाह का होना नहीं है, बल्कि उसका पैमाना और वहां मिली चीजें हैं। लोथल का डॉकयार्ड पक्की ईंटों से बना एक विशाल ढांचा था, जहां बड़े बड़े जहाज आकर रुक सकते थे। अच्छा, ये कोई छोटी मोटी नाव का अड्डा नहीं था। और इससे भी बड़ा सबूत वहां मिली फारस, मतलब आज के ईरान की मोहरें हैं। ओह, तो मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। बिल्कुल। इन मोहरों का वहां मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ आपस में ही नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया जैसी हजारों किलोमीटर दूर बसी सभ्यताओं के साथ समुद्री व्यापार करते थे। ये उस युग का ग्लोबल ट्रेड था। वाह! और एक शहर ऐसा भी था जो इन सब से बिल्कुल अलग था, चन्हूदड़ो। कहते हैं ये एक औद्योगिक शहर था और इसकी कोई किलेबंदी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ से मिली चीजें तो किसी म्यूजियम की तरह लगती हैं। बिल्कुल। चन्हूदड़ो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी एक तरह से। यहाँ से मनके मतलब बीड्स बनाने का कारखाना मिला है। तरह तरह के पत्थर और सीपियों को तराश कर वे खूबसूरत गहने बनाते थे। तो मतलब वो सिर्फ जरूरत का सामान नहीं बनाते थे? नहीं, सौंदर्य और सजावट की चीजें भी बनाते थे। एक मिनट, मैंने पढ़ा कि वहां से लिपस्टिक जैसी चीज भी मिली है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान। ये तो किसी ऐतिहासिक जगह से ज्यादा एक कहानी की तरह लगता है। ये छोटी छोटी चीजें हमें उनके रोजमर्रा के जीवन के बारे में क्या बताती हैं? यही तो पुरातत्व का जादू है। ये छोटी छोटी चीजें ही उन्हें जिंदा करती हैं। लिपस्टिक बताती है कि वे सौंदर्य के प्रति सजग थे। कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान हमें बताते हैं कि उनकी दुनिया में भी वही रोजमर्रा की, कह लीजिए, चुलबुली घटनाएं होती थी जो आज हमारी दुनिया में होती है। ये सबूत उन्हें किताबों के पन्नों से निकालकर हमारे जैसा इंसान बनाते हैं। तो ये थे इनके शहर, इतने व्यवस्थित, इतने साफ सुथरे और इतने आधुनिक। इसे देखकर सवाल उठता है कि इन कमाल के शहरों को बसाने वाले लोग खुद कैसे थे? क्या उनकी सामाजिक व्यवस्था भी उनकी सड़कों की तरह ही सुनियोजित थी? ऐसा लगता तो है। सबूतों के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि समाज शायद 4 वर्गों में बटा था: विद्वान या पुरोहित, फिर योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, और आखिर में श्रमिक। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? हमें जो हजारों मूर्तियां मिली हैं, उनमें पुरुष देवताओं से कहीं ज्यादा स्त्री की आकृतियां हैं, जिन्हें मातृ देवी कहा जाता है। इसी आधार पर कई इतिहासकार मानते हैं कि ये समाज शायद मात्र सत्तात्मक रहा होगा। मतलब जहाँ परिवार में महिला की प्रधानता हो। हाँ, जहाँ सत्ता या वंश माँ से चलता था। हालांकि ये बात हम दावे से नहीं कह सकते, पर यह तो साफ है कि उनके समाज में और उनके धर्म में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। और उनकी संस्कृति की सबसे बड़ी पहेली, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया था, उनकी लिपि। हाँ, उनकी लिपि। ये एक तरह की चित्र पहेली है। इसमें शब्द नहीं है, बल्कि चिन्ह और चित्र हैं। इसीलिए इसे भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक कहते हैं। इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। हमारे पास इसके हजारों नमूने हैं जो उनकी मोहरों पर खुदे हुए हैं, लेकिन हम आज तक इसका एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए। ये सोचना ही कितना अजीब है कि वे हमें कुछ बताना चाहते थे और वो संदेश 4000 साल से हमारे सामने है, पर हम उसे समझ नहीं पा रहे। ये पुरातत्व की सबसे बड़ी दीवारों में से एक है। अगर हम इस लिपि को समझ पाते तो शायद हमें उनके राजाओं के नाम, उनके कानून, उनकी कविताएं, सब कुछ पता चल जाता। अभी तो हमारा सारा ज्ञान अधूरा है, सिर्फ चीजों को देखकर लगाए गए अनुमानों पर आधारित है। लिपि के अलावा उनकी मुहरें भी बहुत मशहूर हैं। ये ज्यादातर सिलखड़ी नाम के पत्थर से बनी होती थीं। इन पर जानवरों के चित्र बहुत आम है, खासकर एक सींग वाले जानवर का, जिसे कुछ लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है, इतनी सारी मुहरों पर गाय का चित्र कहीं नहीं मिला। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गाय जो बाद के वैदिक काल में इतनी पवित्र मानी गई, उसका सिंधु सभ्यता में कोई निशान न मिलना वाकई हैरान करता है। वहीं मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक योगी जैसी आकृति बैठी है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। हाँ, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। कई लोग इसे भगवान शिव का आदि रूप पशुपति मानते हैं। ये उनके धार्मिक विश्वासों की एक झलक देता है। और उनकी अर्थव्यवस्था का क्या? क्या वे सिर्फ व्यापार करते थे? नहीं, व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन बुनियाद कृषि ही थी। वे गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाते थे। और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। अच्छा,
दुनिया के पहले? हाँ, और व्यापार के लिए वे सिक्कों का नहीं बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। गेहूं के बदले मनके या कपास के बदले तांबा। तो एक तरफ इतनी उन्नत खेती और व्यापार और दूसरी तरफ बड़े ही अनोखे रीति रिवाज, जैसे पंजाब के रोपड़ में एक कब्र में इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, हड़प्पा में ताबूत में दफनाने का रिवाज था। ये विविधता दिखाती है कि इतने बड़े इलाके में शायद अलग अलग जगहों पर थोड़े अलग रीति रिवाज रहे होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, ये लोग मंदिर नहीं बनाते थे। मंदिर नहीं बनाते थे? नहीं, मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह हमें कोई विशाल मंदिर नहीं मिले हैं। उनकी पूजा पद्धति प्रकृति से ज्यादा जुड़ी थी। वे पशुपति, मातृदेवी और पेड़ पौधों जैसे पीपल की पूजा करते थे। तो यहाँ तक की कहानी तो समझ आती है, एक विशाल सुव्यवस्थित समृद्ध सभ्यता। लेकिन फिर वही सवाल, इसका अंत कैसे हुआ? इतनी बड़ी और ताकतवर सभ्यता अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गई? ये इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है और इस पर इतिहासकारों में एक मत नहीं है। इसको लेकर मोटे तौर पे दो तरह के खेमे हैं। एक खेमा पुरातात्विक सबूतों को देखता है। कुछ जगहों पर जैसे मोहनजोदड़ो में बिखरे हुए कंकाल मिले हैं, विनाश और आग के निशान मिले हैं। इसे देखकर मॉर्टिमर व्हीलर जैसे इतिहासकारों ने कहा कि जरूर बाहर से आर्यों जैसी किसी लड़ाकू कौम ने आक्रमण किया होगा और इस शांतिप्रिय सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। अच्छा, ये तो एक थ्योरी हुई। दूसरा खेमा क्या कहता है? दूसरा खेमा भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिकल सबूतों को देखता है। वे कहते हैं कि इन शहरों के खंडरों में बाढ़ की गाद की मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं। जॉन मार्शल जैसे विद्वानों का मानना है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में आई किसी भयंकर बाढ़ ने इन शहरों को डुबो दिया। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है जलवायु परिवर्तन का। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया, सरस्वती जैसी नदियां सूख गई और पूरा इलाका रेगिस्तान बनने लगा। तो खेती खत्म हो गई और लोग वहां से जाने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल। और एक थ्योरी किसी महामारी की भी तो है। हाँ, क्यूआर कैनेडी जैसे कुछ मानव विज्ञानी मानते हैं कि शायद मलेरिया या किसी और महामारी ने उनकी आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया। सच कहूं तो संभावना यही है कि किसी एक कारण से नहीं, बल्कि इनमें से कई कारणों के मिले जुले असर से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। मतलब एक के बाद एक कई मुसीबतें आईं। हाँ, शायद जलवायु परिवर्तन ने उन्हें कमजोर किया, फिर बची खुची आबादी को बाढ़ या किसी बीमारी ने खत्म कर दिया। ये पतन की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाती है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की दूसरी महान प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र के बराबर रखते हैं, तो ये कहाँ खड़ी होती है? ये एक शानदार सवाल है। अक्सर मेसोपोटामिया को दुनिया की पहली शहरी सभ्यता कहा जाता है, लेकिन जिस बात पर लगभग सभी विशेषज्ञ सहमत हैं, वो यह है कि सिंधु सभ्यता की शहरी योजना और उसका पैमाना अपने समय में किसी से भी कहीं ज्यादा उन्नत था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जहां मिस्र की सभ्यता राजाओं और देवताओं के लिए बड़े बड़े पिरामिड और मंदिर बना रही थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता आम नागरिकों के लिए बेहतर घर, सड़कें और नालियां बनाने पर ध्यान दे रही थी? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा और गहरा फर्क है। मिस्र और मेसोपोटामिया में हमें राजाओं के विशाल महल और भव्य मंदिर मिलते हैं जो सत्ता और धर्म के केंद्र को दिखाते हैं। सिंधु घाटी में हमें आज तक कोई महल नहीं मिला। सही बात है। हमें मिला है एक विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्नागार। ऐसी जगह जो किसी एक राजा के लिए नहीं बल्कि शायद पूरे समुदाय के इस्तेमाल के लिए थी। इससे तो उनकी प्राथमिकताएं अलग लगती हैं। हाँ, उनकी प्राथमिकताएं शायद ज्यादा सामाजिक या सामुदायिक थीं, राजशाही नहीं। और रोम की सभ्यता तो इसके बहुत बाद में आई, उसका तो मुकाबला ही नहीं। तो आज हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और मिट्टी के ढेर नहीं, बल्कि एक विशाल, बेहद संगठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरी सभ्यता थी, जिसकी एक ऐसी लिपि है जो एक बंद ताले की तरह है और जिसका अंत आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर छोड़ जाता है, क्योंकि हम इनकी लिपि को पढ़ नहीं सकते। हमारा सारा ज्ञान केवल पुरातात्विक खोजों पर, मतलब खंडहरों और चीजों की व्याख्या पर आधारित है। सोचिए, अगर कल हमें सिंधु घाटी का रोजेटा स्टोन जैसा कुछ मिल जाए, एक ऐसा पत्थर जिस पर सिंधु लिपि के साथ साथ किसी जानी पहचानी भाषा जैसे सुमेरिन में भी वही लेख लिखा हो, वो एक अकेली खोज इस महान सभ्यता के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये तो सच में एक क्रांतिकारी खोज होगी। हम आज एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, लेकिन हमारे इतिहास का एक पूरा अध्याय है जो बस एक पत्थर के मिलने का इंतजार कर रहा है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है
कि हम भविष्य के बारे में इतना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपने ही अतीत के एक इतने बड़े हिस्से से कितने अनजान हैं।